हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल देखे हैं, आज के क्लास से हम स्टार्ट करते हैं आपके 11th का वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। कोशिश करेंगे कि एक क्लास में आपको हम पावर और वर्क से रिलेटेड बात करें, एक क्लास हम एनर्जी का बात करेंगे और एक क्लास में आपको हम कोलिजन देंगे। मात्र 3 वीडियो में आपका वर्क, एनर्जी, पावर, कोलिजन हम फिनिश करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, पूरे क्लास 11th के फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर इज वर्क, पावर, कोलिजन एंड एनर्जी। काम कुछ और है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको अलग से बनाने होंगे। तो इसका न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो आपको हम डालेंगे जिसमें कुछ अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड, चाहे आपका इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज हम बात चालू करते हैं, व्हाट इज पावर। पावर होता क्या है? पावर का नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पावर, शक्ति, शक्ति, पावर, पावर। पावर होता क्या है? कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने का क्षमता और दर दोनों अलग है। दर मीन्स रिलेटेड टू टाइम, मतलब एक ही काम को कोई 2 व्यक्ति अलग अलग टाइम में करता है। अब कोई गड्ढा खोदना है या कहीं किसी टैंकी में पानी भरना है, तो एक व्यक्ति वो काम किया 10 मिनट में और दूसरा व्यक्ति वही काम किया 15 मिनट में। तो जो कम टाइम में काम कर दिया उसका पावर ज़्यादा है। यानी कि कार्य करने का दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। टाइम जितना कम लगेगा कार्य को करने में, उसका पावर उतना ज़्यादा है। जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी को ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पावर। पावर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पावर, शक्ति, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने का रेट, कार्य करने का रेट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने के दर को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और दर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दर का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में अगर ये वर्ड हम लोग कभी यूज करते हैं दर या रेट, तो इसका कोई संबंध नहीं है। रेट का मतलब पैसा, हमारे यहाँ दर का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो हम लोग बात करते हैं। तो कार्य करने के दर को पावर कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर इज इक्वल टू W/T भी आप लिख सकते हैं, डेल W/dt भी लिखते हैं, dW/dt भी लिखते हैं। लेकिन अगर डेल W/dt लिख रहे हैं तो ये हमारा एवरेज पावर हो गया। dW/dt लिखते हैं तो ये एक डिफरेंशिएशन फॉर्म का है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। तो पावर इज इक्वल टू आप फ्लो में W/T बोलिए, एवरेज पावर के लिए डेल W/dt बोलिए, या इंस्टेंटेनियस पावर के लिए dW/dt लिखिए। अब वर्क है तो जूल बाय सेकंड, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट। तो पावर का SI यूनिट हो गया हमारा वाट। बट पावर के कुछ यूनिट पे बात करते हैं, जैसे 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 गीगावाट, 1 HP, 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट, 1 गीगावाट 10⁻9 वाट, और 1 HP हॉर्स पावर। जैसे आपके घर में जो कुछ मोटर होता है 1 HP का, 1.5 HP का, 2 HP का, वो हॉर्स पावर है 746 वाट। तो पावर के कुछ यूनिट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, HP, हॉर्स पावर। बट एक वाट क्या है? व्हाट इज 1 वाट? तो अगर कोई पूछता है 1 वाट क्या है या व्हाट इज वाट, तो सबसे पहले तो वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। बट डिफाइन 1 वाट। अगर एक व्यक्ति 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कर लेता है, देन देयर पावर इज सेड टू बी 1 वाट। अगर कोई व्यक्ति 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कर लेता है, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। तो 1 वाट, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एनीबॉडी इन 1 सेकंड, देन द पावर ऑफ बॉडी इज सेड टू बी 1 वाट। नीचे अब थोड़ा पावर का डायमेंशन देखते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम तो है, बट वर्क का डायमेंशन आप रट के रखे हैं M1L2T-2, या तो डायमेंशन को तो आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं। वर्क का डायमेंशन कहीं बगल में हम निकाले होंगे, आपको दिखाएंगे वर्क में हम। तो वर्क का डायमेंशन होता है M1L2T-2 और नीचे टाइम का T है, तो -2 और T एक ऊपर से जाएगा तो और माइनस बढ़ा देगा, M1L2T-3। पावर इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि पावर का एक फॉर्मूला आपको हम दिखाएंगे, F.V। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 वेक्टर के डॉट से पैदा होता है तो वो होता है स्केलर। तो पावर जो पैदा हो रहा है F.V से पैदा हो रहा है, सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू F.V। बट ये आया कहाँ से? आइए इसको देखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और W इज इक्वल टू आप जानते हैं F.S। अगर नहीं भी जानते हैं तो वर्क में आपको हम दिखा रहे हैं। W इज इक्वल टू F.S, नीचे T था तो S/T, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये बन गया मेरा वेलोसिटी। तो F वही रहा, डॉट वही रहा, बन गया V, F.V। और डॉट से जो पैदा हुआ सो पावर इज हमारा स्केलर। तो डॉट जाता है कॉस में, क्रॉस जाता है साइन में, तो जहां डॉट है वहां पे लिखे हैं कॉस, तो F भी cos थीटा। बट आपको ध्यान देना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स का दिशा और वेलोसिटी का दिशा क्या है? अगर दोनों सेम दिशा में है तो cos 0 1 बैठाएंगे, cos 0 1 हो जाएगी हमारी। बट अगर फोर्स का दिशा और वेलोसिटी का दिशा दोनों परपेंडिकुलर हो गया तो फिर हमारा cos 90 0 हो जाएगा। और फोर्स का दिशा और वेलोसिटी का दिशा दोनों अपोजिट हो गया तो थीटा 180 cos 180 -1 कर देगा। तो अब पावर पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव होना है कि 0 होना, ये डिपेंड करेगा हमारा थीटा पे। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। एक चीज और आते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम तो है, बट वर्क, एनर्जी और हीट
ये तीनों एक ही चीज़ होता है। वर्क, एनर्जी और हीट तीनों एक ही चीज़ होता है। तो जहाँ वर्क है वहाँ पे एनर्जी भी सोच सकते हैं। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो आप E/T भी लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू PT, E इक्वल टू PT, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एक लास्ट यूनिट हम आपको दिखा देते हैं, 1 किलो वाट आवर। ऐसे तो लगता है कि वाट है तो ये पावर का होगा, बट 1 किलो वाट आवर एक्चुअली यूनिट है। जैसे फिजिक्स वाले टीचर या फिजिक्स वाले बच्चे लोग जो यूनिट का बात करते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है तो न्यूटन, तो वर्क का यूनिट क्या है तो जूल, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है तो मीटर। तो हम लोग जिस यूनिट का बात करते हैं वो तो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। बट बिजली बिल का आदमी लोग जो यूनिट का बात करता है कि आपके घर का खर्च पर मंथ कितना यूनिट का है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, 500 यूनिट, वो लोग बात करता है यूनिट, मतलब उसका यूनिट होता है किलो वाट आवर। वो लोग जो यूनिट बोलता है उसका मतलब होता है किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। निकला कैसे? 1 मतलब 1, किलो मतलब 1000, वाट मतलब वाट, और आवर को कन्वर्ट किए सेकंड में, 60 इंटू 60 सेकंड। सबको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36 इंटू 10⁵, एक पॉइंट को पीछे किए 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो पावर इज इनफ, आपको इतना ही पावर देखना है। बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो कभी FV cos थीटा पे सवाल बनेगा, कभी W/T पे सवाल बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, एक 40 किलो का बच्चा एक सीढ़ी 4 मीटर ऊंचा 2 सेकंड में चढ़ जाता है, तो उस बच्चे का पावर क्या है? ए चाइल्ड 40 kg चाइल्ड रन अप ए स्टीयर 4 मीटर हाई इन 2 सेकंड, देन कैलकुलेट देयर पावर। एक 40 किलो का बच्चा अगर 4 मीटर ऊंचा सीढ़ी 2 मिनट में ये 2 सेकंड में चढ़ जाता है, तो उस बच्चे का पावर क्या है? तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, W इज इक्वल टू FS, नीचे टाइम है, बट चूंकि लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है तो हाइट के S के जगह पे हम लोग हाइट सोचते हैं। और उस बच्चे का वेट क्या है? एक्चुअली वेट होता क्या है? अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचता है वही हमारा वेट होता है। अब हमारा वेट क्या है? अर्थ हमें जिस फोर्स से अपने अंदर खींच रहा है यही मेरा वेट है, यही मेरा फोर्स है। तो F के जगह पे हम लोग सोचते हैं वेट, वेट का मतलब mg। अब मास आपको मालूम है 40 kg, जी आप 9.8, या तो काम करने के लिए 10 बैठा लीजिए, 10, हाइट कितना है 4 मीटर, और टाइम है 2 सेकंड। 2 को हम से काटेंगे तो मिलेगा 4 दूनी 8, मैंने 800 वाट का पावर वो लड़का रखा है। फिर अगर 9.8 हम वैल्यू जी का रखते तो आता 784। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, W/T पे बन गए, W को FS किए, S को हाइट में सोचे, F को mg किए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन F.V से भी बनेगा। तो ये था आपका पावर। अब थोड़ा सा बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क कार्य क्या है? कार्य हम लोग कहते किसको है? देखिए, अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर मैं किसी दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, दिन भर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन दीवार अगर मेरा 1 इंच भी नहीं घसका तो हमने वर्क 0 किया है। अगर किसी बॉडी पे हम कुछ फोर्स अप्लाई करें और फोर्स लगाने से अगर बॉडी में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने वर्क किया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हमने कोई वर्क नहीं किया। भले दिन भर हम वर्क कर लें, दिन भर हम पसीना बहा दें, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हमने कोई वर्क नहीं किया। तो वर्क आते किसको है? इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स के दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक पिक्चर को देखते हैं, एक कोई बॉडी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा, इस पे एक फोर्स लगाया F, और F लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गई S, बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FS, जहाँ F हो गया फोर्स, S हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट W इज इक्वल टू FS हमेशा सही नहीं होगा। भले आपके मुंह से निकलता है W इज इक्वल टू FS, ये तभी तक सही है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दिशा सेम हो। अगर दोनों 0 डिग्री पर हो तो W इज इक्वल टू FS सही है, लेकिन अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं है तब तो आपको एक काम करना होगा। काम आप इस प्रकार से करें, जैसे इस पिक्चर को हम आपको रीड्रॉ करके दिखाते हैं। करना क्या होगा, आप लीजिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपको लेना होगा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लीजिए। मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, इस पे एक बॉडी को रखा, बॉडी का वेट काम करेगा नीचे mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R। अब इसमें मैंने एक फोर्स लगाया F, तो जो फोर्स लगाया वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पर लगाया, बट हम लोग को मालूम है F इज फोर्स, फोर्स इज वेक्टर, वेक्टर रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, और ये बार बार मैं बोलते रहता हूँ जिस और थीटा उस और कॉस, तो फोर्स रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, थीटा की तरफ दिस कंपोनेंट इज F cos थीटा और दिस कंपोनेंट इज F sin थीटा। अब नीचे लग रहा है वेट mg और ऊपर का जो हमारा फोर्स है वो F sin थीटा R है। ये दोनों इससे अगर कैंसिल हो गई, ये तो 2 पार्ट में रिजॉल्व हो ही चुकी थी, तो अब इस बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स बच रहा है, वो बच रहा है F cos थीटा। उस बॉडी पे एक फोर्स है F cos थीटा। अब इससे बॉडी में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, बॉडी यहाँ पहुँच गया और दूरी तय किया S, तो जो हमारा फोर्स होगा
W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स की जगह पे हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट काम कर रहा है एफ कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट को तो mg काट चुका है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा s है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, या W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और आपको बताया जहाँ डॉट हो वहाँ कॉस और जहाँ डॉट हो वहाँ कॉस, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डॉट से फायदा क्या होता है कि कॉस में आप रखेंगे और थीटा जैसा होगा वैसे हम डालेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 0 हो, मतलब फोर्स का दिशा और डिस्प्लेसमेंट का दिशा सेम हो, थीटा 0 कॉस 0 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दिशा दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 कॉस 90 0 करेगा, वर्क हमारी 0 हो जाएगी। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हो जाए, फोर्स का दिशा डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट हो जाए तो थीटा 180 कॉस 180 -1, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो वर्क पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, 0 भी हो रही है, डिपेंड कर रहा है हमारे कॉस थीटा पर कि हमारा डायरेक्शन क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और नीचे आते हैं, जब W इक्वल टू एफ डॉट एस है तब तो क्लियर हो गया कि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा क्योंकि डॉट से पैदा हो रहा है। अब W इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम तो होता है, अगर थीटा 0 हो, सेम डायरेक्शन में दोनों हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैक्सिमम हो गया। अब W इक्वल टू एफ एस था तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल, तो वर्क का SI यूनिट जूल। और अगर सीजीएस में जाते हैं तो न्यूटन की जगह पे डाइन और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर हमारी हो गई अर्ग। तो अगर जूल वर्क का SI यूनिट है और अर्ग अगर वर्क का सीजीएस यूनिट है तो दोनों में रिलेशन हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, एंड देयर डायमेंशन इज W इक्वल टू एफ एस। W इक्वल टू एफ एस, एफ का डायमेंशन आपको मालूम है m1 L2 T -2 और s का L डिस्प्लेसमेंट का L, तो हो गया m1 L2 T -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, द रिलेशन बिटवीन देम। अब नीचे आते हैं, वर्क, एनर्जी और हीट एक ही चीज़ है। अभी 2 मिनट पहले हम बोले थे वर्क, एनर्जी और हीट तीनों जब एक ही चीज़ है तो इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। आप जूल में ही बात करते हैं, आप अर्ग में ही बात करते हैं, आप कैलोरी में बात करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं, आप लीटर एटीएम में बात करते हैं, आप किलो वाट आवर में बात करते हैं, आप किलोग्राम मीटर में बात करते हैं। तो जब हमको वर्क और हीट और एनर्जी का इतना यूनिट मिला तो इसके बीच में कन्वर्सन भी आना चाहिए, क्योंकि सरकारी यूनिट तो हमारा जूल है, तो हम कोशिश करते हैं कि सबको जूल में कन्वर्ट करके आपको हम दे दें। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब वर्क पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है। अब जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर सेम हो तब तो वर्क होगा पॉजिटिव। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब एक बॉडी को हम गिराए हैं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी किया नीचे, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों का दिशा सेम हो गई, और दिशा सेम होगा तो cos 0 1 मिलेगा। अब इस केस में हमारा वर्क होगा पॉजिटिव, मैक्सिमम भी होगा पॉजिटिव होगा। अब एक स्प्रिंग को अगर हम खींचें तो खींचने के लिए फोर्स हमने लगाया इस ओर, स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट भी किया इस ओर, फिर से थीटा 0 हो रही है, वर्क हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव वर्क का कुछ एग्जांपल। अब 0 वर्क का कुछ एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ और हाथ में मेरा एक सूटकेस है, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे सूटकेस के ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं आगे, तो डिस्प्लेसमेंट का दिशा और फोर्स का दिशा दोनों 90 हो गई, cos 90 कर देगा 0, वर्क हो जाएगी 0। अब किसी धागे में एक पत्थर बांध के अगर हम गोल गोल घुमाएं तो फोर्स का दिशा इधर है, डिस्प्लेसमेंट हमारी इधर हो रही है, फिर 90 हो जाएगी। तो कुछ केस 0 वर्क का, कुछ केस पॉजिटिव वर्क का। अब इधर देखते हैं, अगर एक पत्थर को हम ऊपर फेंकें, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर करें तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वोलेटी आ रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। फ्रिक्शन, गाड़ी का मूवमेंट आगे है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे, वहाँ पर वोलेटी हो जाएगी। मैंने मिला जुला के अगर थीटा 180 बन रहा है तो नेगेटिव वर्क, थीटा 0 बन रही है तब तो पॉजिटिव वर्क, और थीटा 90 बन जाएगी तब तो 0 वर्क। अब कुछ यूनिट को हम लोग देखते हैं। 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग, 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻13, क्योंकि मेगा में 10⁻6 होता है तो 19 में 6 किया। 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल, 1 किलोग्राम मीटर 9.8 जूल, और 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये कुछ यूनिट आप अपने पास रख सकते हैं जो कि आपको काम करेगा एनर्जी या पावर के कन्वर्सन में। अब लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ देखना होगा, क्या 0 वर्क, क्या नेगेटिव वर्क का क्या कहानी है। अगर थीटा 0 है तो वर्क है पॉजिटिव और मैक्सिमम, लेकिन अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तब तो वर्क होगा पॉजिटिव। ये आप किसी मैथ्स के से आप देख सकते हैं कि कॉस का थीटा वैल्यू अगर 0 और 90 के बीच में हुआ तो डाटा देगा पॉजिटिव। क्या सर, अगर पॉजिटिव देगा तो ये वर्क होगा पॉजिटिव, मैक्सिमम तो 0 को मानेंगे, लेकिन अगर थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो कॉस का वैल्यू दे देगा नेगेटिव, तो ये वर्क हम नेगेटिव में मानेंगे। लेकिन अगर 180 हो गया तो नेगेटिव तो है, ये मिनिमम कर देगा, लेकिन 90 में आपको देगा 0। तो आपको देखना होगा
मैक्सिमम 0 में, मिनिमम 180 में, 0 से 90 में पॉजिटिव और 90 से 180 में नेगेटिव, और 0 वर्ग के लिए तो आपको नेगेटिव का एंगल रखना होगा। चलिए, तो हमारा वर्क का कुछ भाषण था। अब एक लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। जैसे आप अभी वेट मशीन को देखे होंगे, जो दुकान में आपका वेट मशीन है, अब 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी अगर आप खरीदते हैं तो चीनी का वेट से मशीन का कांटा कांस्टेंट हो जाएगा 1.00 या 2.00, लेकिन कभी भी आप हाथ दबा के उस मशीन को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। कभी भी हाथ दबा के उस मशीन को कांस्टेंट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ कभी भी कांस्टेंट फोर्स नहीं दे सकता है। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो वर्क कांस्टेंट होगा नहीं, यानी कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क भी वेरिएबल होगा। तो हमको देखना है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, क्योंकि एक इंसान के द्वारा कभी भी कांस्टेंट फोर्स पैदा नहीं हो सकता है। अगर मैं दीवार पे एक फोर्स लगा रहा हूं तो हमारा फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, हमारा हाथ हमेशा वेरिएबल फोर्स जनरेट करेगा। तो एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो इसके लिए एक ग्राफ आपको हम दिखाते हैं, उस ग्राफ से आपको समझना होगा। जैसे एक इंच पे लिए फोर्स Fx, एक इंच पे लिए डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स हमारा है वो वेरिएबल है, कुछ ऐसा। अगर ऐसा फोर्स हम देते तो कांस्टेंट होता, लेकिन फोर्स हमारा वेरिएबल है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क भी हमारा वेरिएबल होगा। तो हमको करना क्या होगा, ये था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi, ये है हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं इनिशियल xi, इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं फाइनल xf। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक एरिया ले लेते हैं, जहां का फोर्स को लगभग हम लोग कांस्टेंट माने। जैसे इस रेंज का फोर्स हमारा कांस्टेंट है, इसका लेंथ लेते हैं डेल x, और इसको हम लोग कवर कर देते हैं। अब यह मैथ के मुताबिक आपको काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अब हमारे पूरे शरीर का अगर बाल निकालना है कि बाल की संख्या कितना है, हमारे में कुल कितना ये चूल है, अगर ये निकालना है, अगर हमारा पूरा शरीर यूनिफॉर्म होता तो हम क्या करते, पैर से लेकर सर तक तो गिन नहीं सकते थे, बट एक कोई लिमिटेड एरिया का, कोई फिक्स एरिया का हम काउंट कर लेते, उसको पैर से सर तक इंटीग्रेट कर देते, हमारा काम हो जाता। क्या सर? तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक का फोर्स अगर वेरिएबल है तो हम पूरे का वर्क तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू Fs, अब फोर्स हमारा वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे फोर्स में एक ऐसा रीजन को हमने ले लिया जहाँ का फोर्स को हम कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट अगर हो गई तो इस रीजन का वर्क हम निकाल लेते हैं और उसको फिर xi से लेके xf तक इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा इस पूरा एरिया कवर हो जाएगी और हमारा पूरा वर्क इसका निकल जाएगा। करना यही पड़ेगा, क्योंकि सीधा फोर्स अगर रहता तो सीधा FSM वर्क निकाल लेते। तो आते हैं, ये पिक्चर हम ड्रॉ किए हैं, Fx डिस्प्लेसमेंट, xi xf, एक स्ट्रिप लिए हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल x है। टू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स Fx and body displaced from xi to xf, divide the total displacement of body into number of small interval of width del x। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने numbers of interval ले लिया, जिसका चौड़ाई लिया del x, और del x is so small, del x इतना छोटा है कि इस रेंज का फोर्स को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट ओवर इंटरवल। इस इंटरवल का फोर्स को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, ये इतना पतला लिया है कि अब चूंकि जब डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल में है तो वर्क भी डेल में निकलेगा। तो डेल W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एक्स, ठीक है। डेल W इज इक्वल टू एफ डेल एक्स, एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑफ द विड्थ डेल एक्स, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया। लेकिन हमको तो फोर्स इसका नहीं निकालना, हमको तो वर्क इसका नहीं निकालना, हमको तो शुरू से लेकर लास्ट तक निकालना है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो अगर डेल एक्स को स्मॉल हम लोग मान लेते हैं, अगर डेल एक्स को काफ़ी छोटा मान लें तो दैट इज डी एक्स, क्योंकि डेल भी एक टाइप का चेंज है, डी भी एक टाइप का चेंज है। अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं डेल्टा टेंड्स टू 0 देन कन्वर्ट इनटू डी, तो डेल एक्स को हम कन्वर्ट किए पहले डी में, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अब चूंकि हमको डी रेंज का नहीं करना है, हमको पूरे करना है एक्साई से लेकर एक्सएफ तक, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट किया तो मिला डब्ल्यू, और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट फ्रॉम एक्साई टू एक्सएफ। दिस इज एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्साई टू एक्सएफ, मतलब इस पूरे एरिया का कर्व को हम लोग शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया वर्क जो होता है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये लाइन आपको याद रखना होगा कि अगर कहीं हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उस बीच में जो एरिया कवर हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिला के वर्क हमारा उसी के बराबर होगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जाते जाते एक बात सुनिए, इसका कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको क्लास में कराएंगे,
इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन देखिए, अगर सीधा फोर्स हो और सीधा डिस्प्लेसमेंट हो तब तो वर्क कोई भी निकाल देगा। अरे यार W=Fs या W=Fs cos थीटा, आपको फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगल पता है, तो बैठा के सॉल्व करने में तो कोई भी सॉल्व कर देगा। लेकिन जब हमारा वर्क अगर निकालना हो वेरिएबल, क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो, इसका काम कुछ आपको इंटीग्रेट करके करना होगा। तो जो क्लास में हमारे बैठे हैं इसका काम हम क्लास में आपको करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। टॉपिक तो आपकी हो गई कि अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना है तो दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लास में आके इस टॉपिक का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, कम से कम 2-4-5 क्वेश्चन इसका इंटीग्रेट से आप बनाएं, तब आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो मैंने आपका कवर किया पावर और वर्क। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको हम एनर्जी के साथ और कोलिजन के साथ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट, जैसा कि मैं बोलता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कभी कभी 10 दिन 20 दिन महीना में कभी रिवीजन करने का मन किया तो इस 15-20 मिनट में आप वर्क और पावर का टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।